नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आप देख रहे हैं इतिहास गवाह है बंगाल स्पेशल। लोकतंत्र को मजबूती मिलती है लोगों से, निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया से, वोट की ताकत से। लेकिन ये सब तब मुमकिन होता है जब लोग सुरक्षित रहें। आज कोरोना संक्रमण ने बड़ा संकट पैदा कर दिया है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है इस जानलेवा वायरस के फैलाव को रोकने की, लोगों की जान बचाने की। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, हजारों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। जाहिर है इस चुनावी सभाओं और रैलियों से कोरोना का प्रसार भी हुआ होगा और बढ़ेगा भी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब स्कूल कॉलेज बंद हैं, कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं, परीक्षाएं टाली जा रही हैं, तो क्या चुनाव को नहीं डाला जा सकता था? चुनाव आयोग एक्शन में तो आया, लेकिन देर से। बाकी चरणों के लिए चुनाव प्रचार का समय कम कर दिया गया है। अब मतदान से 72 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार खत्म करना होगा। इतना ही नहीं, सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही चुनाव प्रचार करने की इजाजत होगी, वो भी कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पालन करते हुए। देखना यह होगा कि ये सख्ती का पालन हमारे राजनीतिज्ञ कर सकते हैं या नहीं। उधर बैटल ऑफ बंगाल में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हर दांव आजमाए जा रहे हैं। सियासी गलियारों में अब यह चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि अगर बंगाल में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो 2 मई के बाद किस तरह से समीकरण या गठबंधन बन सकते हैं। अपनी इस स्पेशल सीरीज में पिछले हफ्ते मैंने आपको दिखाया था कि कैसे बंगाल से लक्ष्मी रूठ गई, कैसे मुख्यमंत्री ज्योति बासु को सूबे के बंद पड़े खिड़की दरवाजे बड़े उद्योगों और प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने पड़े। आज बात दिल्ली दरबार में बंगाल के हनक की कहानी। नब्बे का दशक हिंदुस्तान की राजनीति के लिहाज से बहुत अहम है। बीजेपी भी देश के राजनीतिक एजेंडे को सेट करने की स्थिति में आ चुकी थी। एक ओर मंडल की हवा चल रही थी, दूसरी ओर कमंडल की। अयोध्या से पैदा हुए ज्वार में हिंदुस्तान की राजनीति सेक्युलर और कम्युनल खांचे में बट गई थी। अयोध्या में बाबरी विध्वंस के बाद देश भर में खून खराबा हुआ, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री ज्योति बासु ने बंगाल को सांप्रदायिक हिंसा की आग से बचाए रखा। वो सूबे के मुसलमानों के नए रहनुमा के तौर पर उभरे। दिल्ली में नरसिम्हा राव गठबंधन सरकार तो चला रहे थे, लेकिन कांग्रेस के भीतर ही गुटबाजी पार्टी को भीतर खोखला करती जा रही थी। देश धीरे धीरे अगले लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा था। साल 1996 के मई महीने में चुनाव के नतीजे आए। कोई भी पार्टी अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। सीटों के लिहाज से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी और कांग्रेस दूसरे नंबर की। कांग्रेस के लिए बहुमत का आंकड़ा जुटाना बहुत मुश्किल था, लेकिन बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस हर प्रयास में जुट गई। उधर जनता दल के नेताओं के हौसले भी बुलंद थे। उन्नीस 1996 लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सबको दंग कर दिया। कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि सरकार कैसे बनेगी, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि कोई भी सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़े 272 के आसपास नहीं था। आंकड़े बुरी तरह उलझे हुए थे। उस चुनाव में बीजेपी को 161 सीटें, कांग्रेस को 140 सीटें, जनता दल को 46 सीटें, सीपीएम को 32 सीटें, समाजवादी पार्टी को 17 सीटें, डीएमके को 16 सीटें मिली थीं। लोकसभा के उलझे समीकरण ने छोटी बड़ी सभी पार्टियों के लिए विकल्पों के दरवाजे खिड़कियां खोल दिए। नतीजे आने के बाद सीपीएम नेता हरकिशन सिंह सुरजीत एकाएक सक्रिय हो गए। क्षेत्रीय पार्टियों के नेता एक छतरी के नीचे आने लगे। लोकसभा में जनता दल तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसके अध्यक्ष की कुर्सी पर थे लालू प्रसाद यादव। ऐसे में
सांप्रदायिक ताकतों यानी बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के नाम पर क्षेत्रीय पार्टियां आपस में जुड़ने लगीं और बन गया संयुक्त मोर्चा। कांग्रेस ने भी मोर्चे को समर्थन देने के संकेत दिए, लेकिन बड़ी चुनौती ये थी कि इस मोर्चे की अगुवाई कौन करेगा, यानी प्रधानमंत्री कौन बनेगा। The forces, left democratic and secular forces, how to deprive the BJP from coming into power, and what attitude we have to take about it. उस समय भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर कवायद की गई थी और कांग्रेस ने 32 सीट जीतने वाली माकपा के महासचिव हरकिशन सिंह सुरजीत को ये संकेत दिए कि अगर वो सरकार बनाती है तो कांग्रेस उनका समर्थन करेगी। बहुत माथापच्ची के बाद संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम पर हामी भर दी। उसके बाद ये नेता दिल्ली के एक राजाजी मार्ग यानी वीपी सिंह के घर पहुंचे, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। बहुत मान मनव्वल के बाद भी वो नहीं माने, लेकिन उन्होंने संयुक्त मोर्चा के नेताओं को एक नाम जरूर सुझा दिया जिस पर किसी को आपत्ति नहीं थी। वो नाम था पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु का। 1977 से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे ज्योति बसु की हिंदुस्तान के नक्शे पर छवि साफ सुथरी थी। उनके नाम पर किसी को आपत्ति नहीं थी। तब लेफ्ट फ्रंट में 52 सांसद थे, सीपीएम के 32, सीपीआई के 12, आरएसपी के 4, फॉरवर्ड ब्लॉक के 3 और केरल कांग्रेस मणि के 1 सांसद थे। संयुक्त मोर्चे के प्रस्ताव से सीपीएम नेताओं में ज्यादा खुशी नहीं थी। ऐसे में वो हिसाब लगाने लगे कि अगर ज्योति बसु प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो गठबंधन में उनकी सरकार फैसले लेने के लिए कितनी स्वतंत्र होगी। क्या सीपीएम उन वादों को पूरा कर पाएगी जिसका वादा उन्होंने लोगों से किया है? कम्युनिस्ट पार्टी का जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी में कम्युनिस्ट पार्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का जो आइडियोलॉजी है कि ये सिस्टम को बदलना है और ये जो सरकार अभी बाकी लोगों के सपोर्ट में बनेगा, वो जो खिचड़ी सरकार, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का आइडियोलॉजी इम्प्लीमेंट करना नामुमकिन है। तो क्यों जाके हास्यास्पद बनना है। अच्छा है कि एक टेम्पोररी सरकार और कोई बनाए जिसको हम सपोर्ट करते हैं कि बाकी जो भाजपा और बाकी जो एनिमी है पॉलिटिकल उसको रोकने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री होना ये कम्युनिस्ट पार्टी के लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है। संयुक्त मोर्चा के प्रस्ताव पर विचार के लिए सीपीएम सेंट्रल कमेटी की बैठक बुलाई गई। कमेटी ने ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाने के प्रस्ताव को बहुमत के साथ खारिज कर दिया। सीपीएम को प्रधानमंत्री का पद कबूल नहीं था। गठबंधन सरकार में उसे कुछ खास करने का मौका नहीं दिख रहा था। दरअसल जिस दिन ज्योति बसु के प्रधानमंत्री बनने या नहीं बनने को लेकर बहस चल रही थी, उसी दिन वो दिल्ली के बंग भवन में ठहरे हुए थे। उनके साथ उनके बेटे चंदन बसु भी मौजूद थे। ज्योति बसु की गैर मौजूदगी में टेलीफोन कॉल रिसीव करने का काम चंदन ही कर रहे थे। कहा जाता है कि चंदन भी नहीं चाहते थे कि उनके पापा प्रधानमंत्री बने। वो अपने पापा को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि प्रधानमंत्री बनने के बाद घर परिवार पर बहुत दबाव बढ़ जाएगा। ज्योति बसु ने अपने बेटे चंदन से सिर्फ इतना ही कहा कि राजनीतिक मामलों में सलाह देना तुम्हारा काम नहीं है। दरअसल पिता पुत्र के बीच इस संवाद के 2 पहलू हैं। पहला, ज्योति बसु उम्र के जिस पड़ाव पर खड़े थे उसमें बेटे चंदन बसु को लगता था कि प्रधानमंत्री जैसी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के साथ ही उनके पिता पर बहुत बोझ बढ़ जाएगा। दूसरा पहलू ये कि ज्योति बसु जिस अनुशासन से बंधे हुए थे उसमें उन्होंने फैसला पूरी तरह से अपनी पार्टी यानी सीपीएम पर छोड़ रखा था। वो राजनीतिक मामलों में अपने परिवार की जरा भी दखलंदाजी पसंद नहीं करते थे। बहुत मंथन के बाद भी सीपीएम ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने की इजाजत नहीं दी। हालांकि बाद में ज्योति बसु ने सीपीएम के सरकार नहीं बनाने के फैसले को ऐतिहासिक भूल बताया।
संयुक्त मोर्चा के आर्किटेक्ट हरकिशन सिंह सुरजीत को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी पार्टी इतना बड़ा मौका हाथ से जाने देगी। सीपीएम नेताओं की सोच थी कि गठबंधन सरकार को वैश्वीकरण और बाजार के उसूलों के हिसाब से चलना होगा, जो उनकी पार्टी की मूल विचारधारा से मेल नहीं खाती थी। सीपीएम की सोच थी कि अगर ज्योति बसु प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्हें ग्लोबलाइजेशन और बाजार की नीतियों के हिसाब से चलना होगा। सीपीएम सेंट्रल कमेटी के फैसले ने संयुक्त मोर्चे के सभी दलों को दंग कर दिया। खुद वीपी सिंह भी सीपीएम के फैसले से हैरान थे। ऐसे में हरकिशन सिंह सुरजीत के अनुरोध पर पार्टी में फैसला लेने वाली सबसे ताकतवर निकाय यानी पोलित ब्यूरो की बैठक बुलाई गई। पोलित ब्यूरो के 35 सदस्यों ने ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाए जाने के विरोध में वोट दिया तो 20 सदस्य ने पक्ष में। सीपीएम ने ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसमें एक चीज है, कम्युनिस्ट पार्टी उस समय खासकर कैसे उनके जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग था, मतलब बाकी जितने राजनीतिक दल है सब लोग चाहते हैं कि ज्योति बसु बने, कॉन्सेंसस, लेकिन अगर अपने ओन पार्टी अगर वो नहीं चाहते हैं तो पार्टी के फैसला जो है उसमें ज्योति बसु हार गए और वोटिंग हुआ था और बुद्धदेव भट्टाचार्य पॉलिट ब्यूरो मेंबर ज्योति बसु को सपोर्ट किए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए और प्रकाश कराड़ और बाकी लोग उनके खिलाफ थे। ज्योति बसु के नाम पर मंथन में ही 2 दिन बीत गए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। संयुक्त मोर्चा के सामने फिर वही सवाल मुंह बाएं खड़ा था, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। लेकिन ज्योति बसु ने इस मुश्किल काम को अब की बार थोड़ा आसान बना दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी देवेगौड़ा का नाम सुझाया। जनता दल के तत्कालीन अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को भी इस नाम पर आपत्ति नहीं थी। ऐसे में देवेगौड़ा के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। देवेगौड़ा का नाम तब आया जब ज्योति बसु, वीपी सिंह, मुपनार तीनों का नाम वहां से कट गया। इनको सामने लाया इसीलिए गया क्योंकि ये एग्रीकल्चर फ्रंट के लिए काफी भारी उम्मीदवार थे और कर्नाटक में इन्होंने काफी सारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में इनका नाम काफी भारी था और इनको कंसेंसस कैंडिडेट इसीलिए बनाया गया। बाकी जितने पार्टी यूनाइटेड फ्रंट में थे वो देखना चाहते थे कौन सा पार्टी कितना भारी है। संयुक्त मोर्चा आपसी सहमति बनाने और नेता के चुनाव के लिए मीटिंग पर मीटिंग करता रहा। इससे पहले कि संयुक्त मोर्चा सरकार बनाने की औपचारिकता पूरी करता, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का न्योता दे दिया। क्योंकि बीजेपी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी, प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने शपथ ली। शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। बीजेपी बहुमत के आंकड़े का जुगाड़ नहीं कर पाई। 13वें दिन विश्वास मत पर बहस के दौरान संसद में अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। इसके बाद संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी और एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री। संयुक्त मोर्चा की सरकार को कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया। लेफ्ट फ्रंट की सबसे बड़ी पार्टी सीपीएम ने भी इस मोर्चे को बाहर से समर्थन दिया। सीपीआई जरूर सरकार में शामिल हुई और बंगाल से पार्टी का बड़ा चेहरा इंद्रजीत गुप्ता को गृह मंत्रालय जैसा अहम महकमा मिला। देवेगौड़ा जिस गठबंधन सरकार को चला रहे थे उसका एक सिरा कांग्रेस के हाथों में था और दूसरा सीपीएम के हाथों में। हिंदुस्तान की सियासत तेजी से बदल रही थी, लेकिन बंगाल पर सीपीएम की पकड़ और ज्योति बसु का जादू दोनों बरकरार था। ममता बनर्जी 1996 का लोकसभा चुनाव जीतकर एक बार फिर दिल्ली के लुटियन जोन में अपने को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। उग्र तेवर की ममता ने दिल्ली में ही अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सोमेन मित्रा से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। वो बंगाल कांग्रेस के नेताओं की तुलना तरबूज से करने लगी, जो बाहर से हरा
और भीतर से लाल होता है। सीधे सीधे ममता बनर्जी बंगाल कांग्रेस के नेताओं पर कम्युनिस्टों के साथ साठगांठ का आरोप लगा रही थी। सीपीएम का ऑक्सीजन मिला है कांग्रेस पार्टी से, ये मेरे को शिकायत नंबर 1 है। अभी देखिए ना, सोचिए ना अभी सिचुएशन क्या है। कांग्रेस पार्टी यूएफ गवर्नमेंट को ऑक्सीजन दिया है, अभी कांग्रेस पार्टी भीख मांगते हैं कि आप लोग मेरे को ऑक्सीजन दीजिए, मैं गवर्नमेंट तैयार करेगा। ममता बनर्जी बिना लाग लपेट कहने लगी कि सीपीएम को ऑक्सीजन कांग्रेस की ढुलमुल नीतियों की वजह से मिल रहा है। उस दौर में कांग्रेस में कई गुट बन चुके थे, नरसिम्हा राव गुट, सीताराम केसरी गुट, शरद पवार गुट, राजेश पायलट गुट। पार्टी में गुटबाजी चरम पर थी। ऐसे में दिल्ली में बैठे कांग्रेस के सीनियर नेताओं का तौर तरीका ममता बनर्जी को जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, and the deciding factors are the Rajya Sabha members who are sitting quietly inside the room and every day 4 मीटिंग 5 मीटिंग, एक मीटिंग आता है इडली डोसा आता है, एक मीटिंग आता है चपाती कुछ आता है, एक मीटिंग होता है मिठाई खाता है, चाय पीता है, बस डिसीजन हो गया। यही डिसीजन, क्या डिसीजन हम लोग को भी मालूम नहीं है। ममता को लगता था कि दिल्ली के एसी कमरों में बैठकर राजनीति नहीं हो सकती है। बंगाल में अगर बदलाव लाना है तो जमीन पर उतरकर संघर्ष करना होगा। सूबे में कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाने का सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता है। लेकिन वो जिस तरह से अपनी बात मीडिया के सामने रख रही थी, उसने बंगाल कांग्रेस के सीनियर नेताओं की बेचैनियां बढ़ा दी। ममता खुद कबूल करती हैं कि उनके पिताजी कहा करते थे, वो बहुत बोलती हैं। हमारा पिताजी छोटा से हमको मना किया था, तू बहुत आउटस्पोकन है, आउटस्पोकन इतना मत हो। लेकिन हम एक ही बात पिताजी को नहीं मानने से कहे बोल देते हैं। अभी पॉलिटिक्स बहुत टफ हो गया, घर में बैठ के पॉलिटिक्स करने का दिन चला गया है। अभी पॉलिटिक्स अगर करना है तो सड़क में करना पड़ेगा। जो सड़क में आके करते हैं उसको आदमी लोग भरोसा करते हैं, और जो सड़क में नहीं करते हैं, घर में बैठ के करते हैं, उसको घर में ढुका देगा, ताला लगा देगा। यही पॉलिटिक्स आज का दिन में है। मतलब ममता बनर्जी बंगाल की जमीन से कम्युनिस्टों को टक्कर देने के लिए बेचैन थी। उन्होंने मन ही मन ये भी तैयारी कर ली कि अगर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उनकी बात नहीं मानी तो वो अलग पार्टी बनाने से भी नहीं हिचकेंगी। ममता बनर्जी अच्छी तरह जानती थी कि सोमेन मित्रा के ऊपर सीताराम केसरी का हाथ है। केसरी को कांग्रेस अध्यक्ष बनवाने में सोमेन मित्रा ने भी अहम भूमिका निभाई थी। अध्यक्ष बनने के बाद केसरी ने कांग्रेस का 80वां अधिवेशन बुलाने का ऐलान किया। इसके लिए जगह चुनी गई कलकत्ता। शायद ममता को लगा कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के बाद सोमेन मित्रा का कद बढ़ जाएगा और उनका घट जाएगा। उन्होंने 21 जुलाई 1997 को कलकत्ता के चौरंगी स्ट्रीट पर बड़ी सभा का ऐलान किया। चौरंगी स्ट्रीट पर हजारों की भीड़ को जुटाकर ममता ने कांग्रेस के नेताओं को हैरान कर दिया। उनके समर्थकों के हाथों में केसरी विरोधी बैनर पोस्टर भी थे। चौरंगी स्ट्रीट पर जुटी भीड़ ने ममता का जोश हाई कर दिया। उन्होंने 9 अगस्त को फिर से कलकत्ता में एक बड़ी रैली का ऐलान किया। ये सीधे सीधे एक तरह से कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती थी, क्योंकि 8 अगस्त से कलकत्ता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में कांग्रेस का अधिवेशन होना था। मामला इस कदर बिगड़ चुका था कि न सीताराम केसरी अपने रुख से टस से मस हो रहे थे और न ही ममता बनर्जी। 8 अगस्त को पूरे हिंदुस्तान की नजरें कलकत्ता पर टिक गईं। कांग्रेस के अधिवेशन स्थल से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ममता की रैली हुई। लोगों के भारी हुजूम के सामने ममता ने ऐलान किया कि उनकी रैली में आने वाले ही असली जमीन से जुड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। सोमेन मित्रा और ममता की लड़ाई को देखते हुए पार्टी में ममता के भविष्य को लेकर अटकलें तेज होने लगी। कांग्रेस में ममता के लिए विकल्पों की खिड़की दरवाजे तेजी से बंद होते जा रहे थे। तब सोनिया गांधी कांग्रेस में पूरी तरह सक्रिय नहीं थी, पर पर्दे के पीछे से उन्होंने ममता को कांग्रेस से जोड़े रखने की पूरी कोशिश की। ममता कांग्रेस में बने रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी।
उनकी सोच थी कि पार्टी का एक धड़ा उनके खिलाफ लगातार काम कर रहा है। 22 दिसंबर 1997, दिल्ली। ममता बनर्जी को 6 साल के लिए कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ऐसे में 1 जनवरी 1998 को उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के गठन का ऐलान किया। फायर ब्रांड पॉलिटिक्स करने वाली ममता के सामने अब फैसले लेने और अपने हिसाब से राजनीति करने की पूरी आजादी थी। ममता बनर्जी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जब उन्होंने अपना पार्टी बनाया तृणमूल कांग्रेस, कि उनका ग्राउंड लेवल पे कितना बड़ा बेस होगा। उनको ये बड़ा एक चिंता था और ये चिंता उनको खाई जाती थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना बल बढ़ाया और धीरे धीरे ग्रास रूट लेवल पे काफी काम करके एक पॉपुलैरिटी इंडेक्स में काफी ऊपर आ गई। 1998 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 7 सीटों पर कामयाबी मिली। वोट मिला 2.47%। कलकत्ता से दिल्ली तक ममता अपनी पार्टी के विस्तार प्लान पर काम कर रही थी। दिल्ली में उनकी मेल मुलाकात तत्कालीन समता पार्टी अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस से बढ़ गई। दरअसल वो हिंदुस्तान की राजनीति में गठबंधन सरकारों का दौर था। 1996 से 98 के बीच यानी 2 वर्षों में 3 प्रधानमंत्री बदले। ममता भी गठबंधन राजनीति के सहारे अपने लिए बड़ा सियासी आसमान तलाश रही थी। ममता बनर्जी की ज़रूरत एनडीए को थी, अटल बिहारी वाजपेयी को थी, और ममता बनर्जी को भी अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ लिया। और 1998 के पंचायत चुनाव में बड़ी हिंसा हुई। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से राष्ट्रपति शासन लगाने की राज्य में मांग की, लेकिन राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं मानी गई। और 1999 में ममता बनर्जी 8 सांसद लेकर लोकसभा पहुंची और केंद्रीय मंत्री बनी। बतौर रेल मंत्री ममता ने बंगाल को नई ट्रेनों की जमकर सौगात दी। देश के हर बड़े शहर से बंगाल को नई ट्रेनों से जोड़ा। उन्होंने बंगाल के लोगों को संदेश देने की कोशिश की कि सत्ता में आते ही सूबे की तस्वीर बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर जब बनी, उन्होंने बंगाल के लोगों के लिए उन्होंने जो प्रॉमिस किया था उन्होंने रखा। सियालदा राजधानी जो आजकल एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेन है, उन्होंने शुरू किया। उन्होंने कम से कम 8 या 10 ट्रेन बंगाल के इलाके के लिए तैयार किया। और उनका यह भी मानना था भारत को एक इनिशिएटिव लेके नेपाल और बांग्लादेश को ट्रेन से जोड़ना चाहिए। ये हो नहीं पाया, वो अलग बात है, लेकिन ये आइडिया पहले ममता बनर्जी ने दिया था। सरकार में मंत्री रहते हुए भी ममता के आंदोलनकारी तेवर ज्यों के त्यों बने रहे। उन्होंने अपने उग्र तीव्रों से बीजेपी के सीनियर नेताओं को कभी चैन से नहीं रहने दिया। रूठने मनाने का सिलसिला चलता रहा। ममता के निशाने पर हमेशा बंगाल की सीपीएम सरकार रहती। कहा जाता है कि जब भी वो प्रधानमंत्री वाजपेयी से मिलने के लिए समय मांगती तो उन्हें मुलाकात के लिए तुरंत समय मिल जाता। अटल बिहारी वाजपेयी उनकी बात बहुत ध्यान से सुनते, चाहे उनकी मांगों पर कोई एक्शन ले या ना ले। ममता बनर्जी वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री की जिम्मेदारी तो संभाल रही थी, लेकिन उनका दिल कलकत्ता में और दिमाग बंगाल की राजनीति में उलझा रहता था। उधर बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बासु पर उम्र हावी होने लगा था। वो ज्यादातर बीमार रहने लगे थे। ऐसे में उनकी कैबिनेट के मंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, जिससे उनका बोझ कुछ कम किया जा सके। 87 साल की उम्र में ज्योति बासु ने अपनी पार्टी से रिटायर होने की इजाजत मांगी। भारतीय राजनीति में ज्योति बासु ऐसे पहले नेता बने जिन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए रिटायरमेंट की इच्छा जताई, वो भी बिना किसी दबाव के। सीपीएम भी उनकी इस ख्वाहिश को नकार नहीं सकी और बंगाल की कमान बुद्धदेव भट्टाचार्य के हाथों में आ गई। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल मैं आपको बताऊंगी कि ज्योति बासु के बाद बंगाल की सियासत किस रास्ते आगे बढ़ी और उसमें जगह बनाने के लिए ममता कैसे जद्दोजहद कर रही थी।
आज पूरा देश कोरोना संक्रमण से परेशान है, इसलिए आप सबों से गुजारिश है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करें। बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, वो भी मास्क पहनकर, क्योंकि आपकी सलामती में ही देश की भलाई है। अब मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।